महात्मा इन मेकिंग पर पुनर्विचार पर इनका व्याख्यान होगा और ये बहुत सुप्रसिद्ध व्याख्यान है सर का। और इसको सुनने में आपको अलग आनंद आएगा। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आज पूरे समय इस सेशन में जुड़ा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि कुछ आवश्यक मीटिंग के कारण मैं यह लेक्चर पूरा अटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं फ्री होऊंगा फिर मैं कोशिश करूंगा जुड़ने का। ठीक है सर। और जी, तो मैं चूंकि अभी 1 मिनट बचा हुआ है और मैं सर का परिचय, जो हमारी परंपरा है, सर का परिचय का वाचन करूंगा। सर जो है भारत के जाने माने दर्शन शास्त्री हैं और इनका अपना एक अलग पहचान है। न केवल विश्वविद्यालय में, हम कह सकते हैं पूरे देश भर में सर की ख्याति है। और सर जो है इंडियन फिलॉसफी, बुद्धिस्ट लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन फिलॉसफी एंड फिलॉसफी ऑफ कल्चर के में एक्सपर्टीज रखते हैं। सर जो है वर्तमान में दर्शन शास्त्र विभाग में है और अभी हमारे संकाय के डीन भी हैं, अधिष्ठाता भी हैं, डीन है, डीन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के हैं और डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी हैं। सर जो है को बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें से कि सबसे प्रतिष्ठित सम्मान, और आप सभी को जानकर खुशी होगी कि ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण था जब सर को आचार्य शंकर पुरस्कार से, अवार्ड से नवाजा गया। और शंकर फेलोशिप जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है 3 साल के लिए। और साथियों, आप जान सकते हैं लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह की ये फेलोशिप है सर की, और ये अपने आप में इनकी विशिष्ट उपलब्धि है। और अद्वैत वेदांत पर सर का काम है और उसी पर उनका ये फेलोशिप इनको दी गई है सर को, शंकर फेलोशिप। इसके अलावा परमानंद दर्शन अवार्ड सर को मिला 2019 में। 2019 में ही से मैं यदि बात करूं, सर बहुत सारे संस्थानों में, भारत के जाने माने संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला, जिसको आप लोग सब जानते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। और शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला, उसमें विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च न्यू दिल्ली के में भी सर विजिटिंग प्रोफेसर हैं। इसके अलावा विजिटिंग फेलो हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के। तो जो बंगाल से हमारे साथी हैं उनको लिए जानना चाहिए कि सर जो हैं बंगाल में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में भी विजिटिंग फेलो है। इसके अलावा जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी सेंटर फॉर अरविंदो स्टडीज डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी विजिटिंग फेलो रहे हैं 2012 में। और सर जो है पुणे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के भी डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के विजिटिंग फेलो 2008 में रहे। सर को नरेश मेहता स्मृति वांग्मय सम्मान मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति के द्वारा 2007 में दिया गया। इसके अलावा यूजीसी रिसर्च अवार्ड 2006 में दिया गया। सर जो है रिसर्च एसोसिएटशिप रही 1993 में यूजीसी के द्वारा। इसके अलावा एक जनरल फेलोशिप भी 1990 में इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के द्वारा मिली है। सर की उपलब्धियां बहुत ज्यादा हैं और सर के निर्देशन में दर्जनों पीएचडी हुई हैं जो अलग अलग इसमें हैं। सर इसके अलावा बहुत सारी बॉडीज के लाइफ मेंबर हैं, जैसे ऑल इंडिया फिलोसफी कांग्रेस एंड लाइफ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया फिलोसफी एसोसिएशन, लाइफ मेंबर ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दर्शन परिषद, लाइफ मेंबर ऑफ उत्तर भारत दर्शन परिषद, लाइफ मेंबर ऑफ बिहार दर्शन परिषद। इसके अलावा सर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के मेंबर ऑफ फेलोशिप अवार्ड कमेटी में भी हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च न्यू दिल्ली के भी मेंबर हैं और गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। इसके अलावा सर जो है पाली और संस्कृत लैंग्वेज की कमेटी में भी एमएचआरडी के द्वारा जो बनाई गई उसके मेंबर है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के में कोऑप्टेड मेंबर के रूप में खास करके एलओसीएफ जो लर्निंग आउटकम का जो फ्रेमवर्क है उस पे जो फिलोसफी के उसमें कोऑप्टेड मेंबर है यूजीसी के। इसके अलावा मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक्सटर्नल सीएस के मेंबर है। और सर की जो उपलब्धियां हैं इतनी ज्यादा हैं कि मैं क्या कहूं।
और इसके अलावा सर ने भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष की अवधारणा पर सर को का प्रोजेक्ट रहा है। सर ने कई प्रोजेक्ट, रिलेवेंस ऑफ मेटाफिजिक्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन फिलॉसफी पर भी उनको प्रोजेक्ट मिला है। इसके अलावा सर की किताबें जो है कह सकते हैं वो अभी अभी हाल ही में हिंसा का उत्खनन और अन्ना हरेंट पर किताब लिखी, गांधी पर उनका किताब आया है, सनातन गांधी पे। और सर लगातार अपने कह सकते हैं अपने स्कॉलरली वर्क से हम सभी को लाभान्वित करते रहते हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा है कि मैं दर्शन शास्त्र विभाग के बाजू के नेबरिंग डिपार्टमेंट इतिहास विभाग में हूँ, और सर का लगातार सतत आशीर्वाद मुझ पर बना रहता है और हमारे विभाग पे भी बना रहता है। और सर जो है और सर के साथ ये है, इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद भी सर के साथ हम कह सकते हैं कि कई बार स्वस्थ हम क्रिटिसिज्म भी करते हैं, स्वस्थ डिबेट करते हैं। और सर के साथ ये है कि एक लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार जैसा कह सकते हैं कि वो अपने चीजों को डिस्कस करते हैं हमारे साथ। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जैसा विद्वान हमारे शॉर्ट टर्म कोर्स में व्याख्यान देने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है। सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये मंच आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद पंकज जी। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई पड़ रही होगी। जी सर, आपकी आवाज आ रही है जी। महात्मा गांधी पर केंद्रित इस शॉर्ट टर्म कोर्स के कोऑर्डिनेटर हमारे अत्यंत प्रिय डॉक्टर पंकज सिंह और उसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह और मानव संसाधन विकास केंद्र डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के डायरेक्टर बेडरे साहब और असिस्टेंट डायरेक्टर कन्हैया जी, और इस महत्वपूर्ण शॉर्ट टर्म कोर्स में अपनी प्रतिभागिता निभा रहे देश के कोने कोने से सुबुद्ध और प्रतिभाशाली प्रतिभागीगण। मित्रों, जब कोई संयोजक किसी वक्ता का परिचय देता है और उसके परिचय में बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें की जाती हैं, तो उसके दो सकारात्मक पहलू होते हैं। एक तो वक्ता के समक्ष उसकी प्रशंसा करके यह चुनौती रखी जाती है कि वह अपने प्रशंसा के अनुरूप अपने को प्रस्तुत करे, और दूसरी बात कि प्रतिभागीगण के समक्ष किसी का गुणगान करके कोऑर्डिनेटर का लक्ष्य यह भी होता है कि प्रतिभागीगण भी प्रशंसाओं के उस मुहिम को, उस मुकाम को प्राप्त करने के लिए अपने अकादमिक जीवन में प्रेरित हो सके। ये दोनों उद्देश्यों की पूर्ति डॉक्टर पंकज सिंह ने बहुत उचित तरीके से किया। आप लोगों को भी अपने अकादमिक जीवन में श्रेष्ठ और प्रशंसनीय बनने के लिए प्रेरित भी किया, और मेरे सामने भी अपनी प्रशंसा के अनुरूप आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो सकूं, इसके लिए एक तरह से पंकज जी ने हमें भी चुनौती भी प्रदान कर दी है। मित्रों, आज जैसा कि पंकज जी ने बताया, हम लोग आज इस विषय पर लगभग 3 घंटे तक एक दूसरे से संवादी होंगे, और उसका विषय होगा सनातन गांधी महात्मा इन मेकिंग पर पुनर्विचार। मित्रों, ये जो महात्मा इन मेकिंग पर पुनर्विचार का प्रश्न हम अपने व्याख्यान में जो उठाने जा रहे हैं, उसकी अति संक्षिप्त भूमिका यह है कि गांधी को समझने का जो सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध और सर्वस्वीकृत तरीका है
उसी तरीके को एक फ्रेज में कहा जाता है महात्मा इन मेकिंग। तो आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समझने के इस प्रचलित और प्रसिद्ध तरीके पर एक तरह से पुनर्विचार करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अहिंसक सत्यान्वेषी भारत की थाती महात्मा गांधी को अनेकों नजरियों से देखने समझने की कोशिश की गई है, और आप लोग भी इतने दिनों से इस शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रतिभागिता निभाते हुए बहुत सारे विद्वानों के विचारों को, अभिमत को गांधी जी के विषय में सुन चुके होंगे, और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि विद्वानों के बीच में हमारे देश में गांधी को लेके लोगों में जितनी श्रद्धा है उससे अधिक गांधी को लेकर हमारे देश में असहमतियां भी हैं, और आपको कहीं न कहीं इसका साक्षात्कार और इसका अनुमान बहुत सारे व्याख्यानों को सुनकर लगा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गांधी को अनेकों नजरिए से देखने समझने की कोशिश की गई, जबकि आश्चर्य है कि उनका जीवन एक खुली किताब की तरह रहा है। इतनी खुली किताब कि उनके जीवन को पब्लिक और प्राइवेट में विभाजित नहीं किया जा सकता। हम लोग अक्सर अपने जीवन के निजी पक्ष को और सार्वजनिक पक्ष को अलग अलग करते हैं। हम अपने निजी जीवन में कुछ होते हैं और सार्वजनिक जीवन में कुछ अपने को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन गांधी का जीवन अपने आप में एक इतनी खुली किताब की तरह रहा है कि उसे पब्लिक और प्राइवेट में विभाजित नहीं किया जा सकता। और ऐसे पारदर्शी गांधी को समझने परखने का एक बड़ा ही प्रसिद्ध तरीका महात्मा इन मेकिंग का रहा है। महात्मा इन मेकिंग का मतलब यह है कि गांधी जी ने उस मुकाम को धीरे धीरे ग्रेजुअली विकसित करते हुए प्राप्त किया है, और तब जाकर दुनिया उन्हें महात्मा के रूप में जान पाई है। वास्तव में यह गांधी के महात्मा बनने को एक आनुभविक ज्ञान मीमांसा की पद्धति से समझना है, इंपीरिकल एपिस्टेमोलॉजी से। और डार्विन के विकासवाद और आधुनिक मनोविज्ञान की कसौटी पर किसी व्यक्ति को समझने की कोई दूसरी पर्यवेक्षणीय ज्ञान मीमांसा हो भी नहीं सकती। हम भी अपने आप को और हम किसी दूसरे व्यक्ति को इसी पर्यवेक्षणीय ज्ञान मीमांसा से समझते हैं, क्योंकि इस ज्ञान मीमांसा का जो उत्स है वह डार्विन के विकासवाद में है और आधुनिक मनोविज्ञान की ज्ञान मीमांसा में। परंतु हमें कभी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति को जिस ज्ञान मीमांसा से समझा जाता है उसी पद्धति से क्या महात्मा के स्वतत्व को भी समझा जा सकता है या समझा जाना चाहिए। आज गांधी का जीवन दुनिया के सामने संपूर्ण रूप से अनावृत है। क्या उस जीवन वृत्त में विन्यस्त व्यक्तित्व निर्माण की कोई ऐसी अभियांत्रिकी निकाली जा सकती है जिसका विनियोग कर किसी व्यक्ति को महात्मा गांधी बनाया जा सके? आप लोग डार्विन के विकासवाद और आधुनिक मनोविज्ञान के बहुत सारे प्रयोगों को जानते होंगे, और उसी के आधार पर यह बात कही जा रही है कि यदि गांधी का जीवन संपूर्ण रूप से अनावृत है तो क्या उनके इस अनावृत जीवन का अध्ययन करके व्यक्तित्व निर्माण की कोई ऐसी अभियांत्रिकी, कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाला जा सकता है कि ठीक उसी पद्धति, उसी परिवेश और उन्हीं विधियों को किसी एक व्यक्ति पर लागू किया जाए और उस व्यक्ति को महात्मा गांधी बना लिया जाए? और यदि मित्रों ऐसा नहीं किया जा सकता या ऐसा किया जाना संभव नहीं है,
तब महात्मा इन मेकिंग के तौर तरीकों से गांधी को समझने की सबसे बड़ी विफलता यही है। अगर गांधी को डार्विन विकासवाद के माध्यम से एक व्यक्तित्व को जिस तरीके से समझा जाता है, या आधुनिक मनोविज्ञान की ज्ञान मीमांसा से एक व्यक्ति को जिस तरीके से समझा जाता है, तो इन वैज्ञानिक विधियों का सामान्यीकरण भी संभव है। और तब गांधी के पूरे तौर से अनावृत जीवन में गांधी बनने की कोई एपिस्टेमोलॉजी या गांधी बनने की कोई अभियांत्रिकी जरूर खोजी जा सकती है, और उस ज्ञान मीमांसा को किसी व्यक्ति पर 100% लागू करके उसे गांधी बनाया जा सकता है। लेकिन मित्रों, यदि यह संभव नहीं है, तब हमारे मन में एक बहुत ही बोल्ड क्वेश्चन खड़ा होता है कि तब गांधी को महात्मा इन मेकिंग के तौर तरीकों से समझने की सबसे बड़ी विफलता यही है। और इसीलिए मित्रों, आज आइए हम लोग महात्मा इन मेकिंग की ज्ञान मीमांसा पर पुनर्विचार करते हुए व्यक्तित्वांतरित गांधी, ट्रांसपर्सनलाइज्ड गांधी को समझने का प्रयास करें। मैं मीरा मैडम से निवेदन करता हूं कि या तो अपना वो वीडियो बंद कर लें या अपनी तस्वीर को स्थिर कर लें। तो मित्रों, आइए हम लोग आज महात्मा इन मेकिंग की ज्ञान मीमांसा पर पुनर्विचार करते हुए व्यक्तित्वांतरित गांधी, ट्रांसपर्सनलाइज्ड गांधी को समझने का प्रयास करें। महात्मा इन मेकिंग की पद्धति से गांधी को समझने का मतलब है कि एक विकासमान गांधी को समझना, विकसित होते हुए गांधी को समझना। और यदि हम विकासमान गांधी की इस अवधारणा को स्वीकार कर लेते हैं, जो आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से व्यक्ति को समझने का सही तरीका है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि उनके विचारों में समय समय पर बदलाव आया। उन्होंने अपने दृष्टिकोणों में संशोधन और परिमार्जन भी किया होगा। इसके चलते उनके विचारों में पहले और बाद के विचारों में एक वाक्यता नहीं देखी जा सकती। इतना ही नहीं, कोई गांधी के विचारों में और उनके कर्मों में और समय समय पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रकट अप्रकट विरोधाभास भी देख सकता है। और इन विरोधाभासों के बीच कोई गांधी को इस रूप में भी देख समझ परख सकता है कि वह एक बहुत रणनीतिक व्यक्ति थे, स्ट्रेटेजिकल व्यक्ति थे। लेकिन क्या उनकी सक्रिय राजनीतिक जीवन में जो उनका रणनीतिक कौशल था, वह कुटिलता और राजनीतिक चतुराई थी, अथवा बुद्ध और कृष्ण की तरह का उनका कोई उपाय कौशल था? कुछ लोग गांधी का मूल्यांकन भारत की आजादी के आंदोलन की परिसीमा में करते हैं और उस बृहत्तर परिप्रेक्ष्य को नजरअंदाज कर देते हैं जिसकी प्रयोग भूमि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन को बनाया था। अब ये गांधी के विषय में मित्रों, ये जितनी बातें मैं कहा, ये सब उन पर तब लागू हो सकते हैं जब हम गांधी को विकसित हुआ महात्मा माने, कि वो धीरे धीरे महात्मा की ओर विकसित हो रहे हैं। और इस तरह एक बार जब हम भूल और सुधार की प्रक्रिया में, ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस में धीरे धीरे विकसित होते हुए गांधी की इस धारणा को पूर्वकल्पित कर लेते हैं, तो उन्हें देखने समझने की पीछे हम जिन सारे बातों का जिक्र किए, वह महात्मा इन मेकिंग के ही एक तरह से उप तरीके बन जाते हैं। यदि हम महात्मा इन मेकिंग के तरीके से गांधी पर विचार करते हैं, तो हमें वह सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा जो हम अपने जीवन के विकासमान प्रक्रिया में जो जो करते हैं, भूल करते हैं, सुधार करते हैं,
अपने हमारे निर्णयों में, पहले के निर्णयों में, बाद के निर्णयों में एक वाक्यता नहीं होती है, कहीं कहीं प्रकट अप्रकट विरोधाभास होता है। जैसे हम अपने जीवन में इस प्रकार से देखते हैं, इन सारी बातों को हमें गांधी के जीवन में भी स्वीकार करना पड़ेगा यदि हम गांधी पर महात्मा इन मेकिंग के तौर तरीकों से विचार करते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव नहीं है कि महात्मा गांधी को देखने रखने का एक तरीका यह भी अपनाया जाए कि उन्हें विकसित होता हुआ, बनता हुआ न मानकर अभिव्यक्तिकरण की प्रक्रिया में प्रकट होते हुए गांधी के रूप में देखा जाए? आप मेरे इस वक्तव्य पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इस वक्तव्य को अपने संज्ञान में रखिएगा कि क्या गांधी को समझने का एक तरीका यह नहीं हो सकता कि हम गांधी को विकसित होता हुआ, ग्रेजुअली डेवलप्ड होता हुआ या बनता हुआ प्रोसेस इन मेकिंग में हम गांधी को न समझें, बल्कि हम अभिव्यक्त होते हुए गांधी, प्रकट होते हुए गांधी के रूप में हम क्यों न समझें? यह भी तरीका एक गांधी का हो सकता है। और जब हम किसी चीज को अभिव्यक्त और प्रकट होते हुए रूप में देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो चीज अभिव्यक्त हो रहा है, जो चीज प्रकट हो रहा है, वह उसमें पहले ही निहित होता है। और जो निहित होता है, जो इम्प्लिसिट होता है, वही अभिव्यक्त या प्रकट होता है। तो क्या गांधी को अभिव्यक्तिकरण और प्रकटीकरण की प्रक्रिया में नहीं समझा जा सकता? और यदि अभिव्यक्तिकरण और प्रकटीकरण की प्रक्रिया में गांधी को समझा जाना संभव है, तब मित्रों यह कहना उचित होगा कि वास्तव में विकसित होता हुआ गांधी महात्मा नहीं, विकसित होता हुआ गांधी महात्मा नहीं, बल्कि अभिव्यक्त होता हुआ महात्मा गांधी है। अभिव्यक्त होता हुआ महात्मा गांधी है। और तब तो हमें उनके विचारों, उनके कर्मों, उनके निर्णयों में एक वाक्यता के सूत्र ढूंढने, तब हम यह नहीं कह सकते कि उनके द्वारा जो किया गया, जो कहा गया और जो निर्णय लिया गया वह ट्रायल एंड एरर के मेथड से लिया गया है। तब हमें एक वाक्यता के सूत्र उनके जीवन में खोजने होंगे। और हमें यह भी परखना होगा कि गांधी का वह सत्य क्या है जिसकी अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में उनके जीवन क्रम को समझा जाए। और साथ ही साथ मित्रों, गांधी उस सत्य में कब और कैसे प्रतिष्ठित हुए, इस बात को भी गहरे में समझना होगा। और गांधी को उस नजरिए से देखा समझा जाए तो महात्मा इन मेकिंग के नजरिए से बनने वाली गांधी विषयक समझ के सारे जो इम्प्लीकेशंस हैं और सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन सबों का अर्थ ही बदल जाएगा। और तब हमें गांधी को समझने का मित्रों एक नया प्रकाश मिल सकता है और हम गांधी को और अधिक गहरे में समझ सकते हैं, ताकि वैचारिक अनन्यता में घटित होते हुए उनके जीवन क्रम को देखा जाना संभव हो सके। वैचारिक अनन्यता का मित्रों मतलब यहाँ यह है कि जैसे हम बचपन से लेकर युवा से होते हुए वृद्धावस्था तक हमारे व्यक्तित्व की एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है। लेकिन जिस तरीके से हमारे व्यक्तित्व की एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है कि हम बचपन में हम वही थे, युवा होने पर भी हम वही रहे और वृद्ध होने पर भी हम वही रहेंगे, ये जो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी होती है। लेकिन हम लोगों के जीवन में आइडेंटिटी ऑफ थॉट नहीं होती। हमारे जीवन में वैचारिक अनन्यता नहीं होती।
लेकिन यदि हमें गांधी को एक प्रकट होते हुए, एक अभिव्यक्त होते हुए महात्मा के रूप में यदि हम देखें, तो हमें गांधी के जीवन में उस आइडेंटिटी ऑफ थॉट, वैचारिक अनन्यता में हमें गांधी को समझना पड़ेगा। और गांधी के विषय में जो यह समझ है कि गांधी के द्वारा लिए गए पूर्ववर्ती निर्णय और उत्तरवर्ती निर्णयों में कोई विरोध है, विरोधाभास है, इस समझ को हमें बदलना होगा और उसके गहरे में जाके देखना होगा कि ऊपर से दिखाई पड़ने वाला जो गांधी के जीवन, कर्म और विचारों में जो विरोधाभास है, वह कहीं गांधी को ठीक से न समझने के कारण तो नहीं है। और तब हमें गांधी को मित्रों एक वैचारिक अनन्यता में देखना, और इसके लिए जरूरी है कि उस सत्य को भी जाना जाए जिस सत्य के आत्म क्रियान्वयन करते हुए उन्होंने अपने जीवन को सत्य का प्रयोग कहा था। अब गांधी को समझने की इस छोटी सी भूमिका और प्रस्ताव पर देखिए कि गांधी के विषय में हमको कितने विरोधाभासी अभिमत मिलते। गांधी को यह समझने का फेरा कितना उलझा हुआ और कितना जटिल है। आश्चर्य होता है हमें कि दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों ने और उनके ही बहुत अंतरंग व्यक्तियों ने गांधी के विषय में जो वक्तव्य दिए हैं वह भी इतने अलग अलग हैं कि एक ही शख्स के विषय में उन्हें चकित करने वाला वक्तव्य कहा जा सकता है। मतलब यह बात हमें चौंकाती है कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों ने एक ही व्यक्ति के विषय में कितने तरह तरह के और कितने परस्पर विरोधी वक्तव्य देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मैं कुछ वक्तव्यों को आपके सामने उदाहरित करने का प्रयास करूंगा। संभवतः आप जानते होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा महान वैज्ञानिक ने उनके विषय में कहा था कि आने वाली पीढ़ी को इस सच्चाई पर विश्वास करना मुश्किल होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी नाम का कोई व्यक्ति वैसे ही हाड़ मांस का पुतला था जैसे हम और आप। साधारण तौर पर इस वक्तव्य का अर्थ हम लोग इस तरह समझते हैं कि एक महान वैज्ञानिक ने गांधी जी के विषय में यह कहा है, तो इससे हमें भरोसा होता है कि संभवतः गांधी भी कोई महान व्यक्ति थे, तभी इतना चकित करने देने वाला वक्तव्य दुनिया का सबसे महानतम वैज्ञानिक ने उनके विषय में दिया है। मित्रों, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए गांधी के विषय में इस वक्तव्य का मर्म यह ऐसा नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिए गए इस वक्तव्य का मर्म और उसकी सच्चाई यह है कि यह कोई उद्गार, यह जो गांधी के विषय में उद्गार है वह उस व्यक्ति का है जो वैज्ञानिक विश्व दृष्टि का अपने समय का सबसे बड़ा पुरोधा था। वैज्ञानिक विश्व दृष्टि का अपने समय का सबसे बड़ा पुरोधा था, और उस वैज्ञानिक दृष्टि का सबसे बड़ा पुरोधा उस गांधी के विषय में यह वक्तव्य दे रहा है जो अपने समय में उस वैज्ञानिक विश्व दृष्टि का सबसे बड़ा विरोधी व्यक्ति गांधी था। आप इस परिप्रेक्ष्य में अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस वक्तव्य को समझेंगे, तब इस वक्तव्य का वास्तविक अर्थ और निहितार्थ आपको समझ में आएगा कि वैज्ञानिक विश्व दृष्टि का सबसे बड़ा पुरोधा व्यक्ति उस व्यक्ति के विषय में यह वक्तव्य दे रहा है जो अपने समय में वैज्ञानिक विश्व दृष्टि का सबसे बड़ा विरोधी था। गांधी का मित्रों यह जो
अकेले जो गांधी उस वैज्ञानिक विश्व दृष्टि के सबसे बड़े विरोधी व्यक्ति थे, यह इनके जीवन का एक बड़ा ही अकेलापन था और यह अकेलापन उनके पूरे जीवन में रहा, जीवन भर रहा, यहां तक कि घोर राजनीतिक जीवन में भी, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी वह भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के मूलभूत उद्देश्य से नहीं कर रहे थे, बल्कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी वह आधुनिक वैज्ञानिक सभ्यता के विरोध की इसी भूमि पर खड़े होकर कर रहे थे। और यहां गौरतलब है मित्रों कि इस भूमि पर खड़े वह अकेले व्यक्ति थे। आजादी के आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे गांधी की जो साभ्यतिक और सांस्कृतिक दृष्टि थी, वह आधुनिक विज्ञान के साभ्यतिक विन्यास के पूरे तौर से विरोध में खड़ी हुई वह दृष्टि थी। और इसीलिए जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी के विषय में कहा, वैसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को सत्य का मूर्त रूप कहा है, एम्बॉडीड ट्रुथ। और दुनिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध धर्म विज्ञानी जिसका नाम आरसी जेनर है, वह अपनी रचनाओं में गांधी को जहां संदर्भित करते हैं तो वह गांधी के लिए एक फ्रेज का प्रयोग करते हैं, एंड युधिष्ठिर रिटर्न्ड अगेन, एंड युधिष्ठिर रिटर्न्ड अगेन, फिर युधिष्ठिर लौट आया। इस फ्रेज का प्रयोग आरसी जेनर जैसा विश्व प्रसिद्ध धर्म विज्ञानी गांधी के लिए मित्रों करता है। पता नहीं गांधी के विषय में या गांधी के महानता को संकेतित करने वाले इस प्रकार के कितने वक्तव्य खोजे जा सकते हैं और आप लोग जानते भी होंगे। और यह मित्रों ऐसे वक्तव्य हैं जो केवल किसी औपचारिक अवसर पर किसी को सम्मानित करने के लिए या भावातिरेक में किसी के प्रति यह कोई उद्गार नहीं है। ये जिन व्यक्तियों के द्वारा, कम से कम 3 उदाहरणों को मैंने आपके सामने रखा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रविन्द्रनाथ टैगोर और आरसी जेनर। ऐसे ही मित्रों एक वक्तव्य राधा कृष्णन ने भी गांधी के विषय में दिया है। तो इस तरीके के जो वक्तव्य हैं, इन वक्तव्यों को उद्गार परक या केवल औपचारिक वक्तव्य नहीं समझा जाना चाहिए। ये जिन व्यक्तियों के द्वारा ऐसे वक्तव्य गांधी के विषय में दिए गए हैं, उन व्यक्तियों का व्यक्तित्व ऐसा नहीं रहा है कि वो किसी की औपचारिक प्रशंसा करने के लिए ऐसे वक्तव्य दे दें। ये प्रशंसा परक उद्गार से कुछ अधिक और गांधी के विषय में दिए गए अनौपचारिक व्यक्तित्व हैं और कहीं न कहीं गांधी की वास्तविकता को स्पर्श करते हैं। लेकिन इसके विपरीत आप गांधी के विषय में कुछ अपवक्तव्य भी दिए जाते हैं, इंसल्टिंग, बैड स्टेटमेंट भी गांधी के विषय में दिए जाते हैं, जो उनके महत्व को कम ही नहीं करते हैं, बल्कि वह वैसे वक्तव्य गांधी को सिरे से खारिज करते हैं, निरस्त करते हैं। और ऐसे वक्तव्य भी मित्रों कम चौंकाने वाले नहीं हैं। उदाहरण के लिए, ग्रेट सोल, गांधीज स्ट्रगल विथ इंडिया, ये गांधी पर लिखी गई लेली वेल्ड की एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है। ग्रेट सोल, गांधीज स्ट्रगल विथ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक लेली वेल्ड ने गांधी
को अपनी टिप्पणी में टांकते हुए कहा है कि गांधी को उनके ही विरुद्ध उद्धृत करना मुश्किल नहीं है। गांधी को उनके ही विरुद्ध उद्धृत करना मुश्किल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यदि गांधी किसी व्यक्ति के विषय में यह वक्तव्य दिया जाए कि आपको आपके ही विरुद्ध उद्धृत करना बहुत आसान है, इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि यदि मैं भरत माली जी को ये कहूं कि आई कैन रेफर यू माली जी इन योर अगेंस्ट फ्रीक्वेंटली एंड वेहमेंटली, इसका मतलब होगा कि मैं माली जी को ये कह रहा हूं कि माली जी, योर पर्सनालिटी इज ए बंच ऑफ कंट्राडिक्शन। आपका व्यक्तित्व विरोधों का एक गुच्छा है, तभी तो आपको आपके ही विरुद्ध उद्धृत किया जा सकता है। तो लेली वेल्ड जैसा व्यक्ति जब गांधी के विषय में यह कहता है कि गांधी को उनके ही विरुद्ध उद्धृत करना कोई मुश्किल काम नहीं, तो इसका मतलब है कि गांधी को यहाँ विरोधाभासों का पुंज कहने का प्रयास किया जा रहा है। और जब किसी व्यक्ति को विरोधाभासों का पुंज कह दिया जाए तो ये तो एक प्रकार का आउटराइट रिजेक्शन ऑफ एनी पर्सन है ना, या उस व्यक्ति का आउटराइट रिजेक्शन है। मतलब ग्रेट सोल उन्हें एक तरह से अपनी किताब की टाइटल में कह रहे हैं, और उस ग्रेट सोल को क्या कह रहे हैं कि गांधी को उनके ही विरुद्ध उद्धृत करना मुश्किल नहीं है। इसका मतलब वो आउटराइट रिजेक्शन है। और इसी तरह एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो यह कहने से बाज नहीं आते कि गांधी वाज ए पैराडॉक्सिकल पर्सनालिटी। अब यदि किसी व्यक्ति को ही कह दिया जाए कि योर पर्सनालिटी इज पैराडॉक्सिकल, इसका मतलब कोई आपके जीवन में, आपके कर्म में, आपके व्यक्तित्व में कोई वैचारिक अन्विति या अनन्यता नहीं होती है। चौराहे पर खड़ा होके कुछ ऐसे पागलों को आपने देखा होगा कि आते जाते लोगों के विषय में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। बगल से अगर बसें, गाड़ियां गुजरती हैं तो उनके विषय में भी अनाप शनाप बोलते हैं। उनके व्यक्तित्व में अनन्यता नहीं होती है, उनके विचारों में कोई एक वाक्यता नहीं होती है। तो यदि आप किसी व्यक्ति के विषय में कहें कि गांधीज पर्सनालिटी वाज पैराडॉक्सिकल, और यह बात कौन कह रहे हैं? स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के विषय में कहा है। तो किसी व्यक्ति को पैराडॉक्सिकल कह देना भी तो उसका आउटराइट रिजेक्शन है, उसे निरस्त कर देना है। और यह वही नेहरू हैं जिन्होंने अमेरिकी राजदूत गैलब्रेथ को कहते कहते यह कह गए थे कि मैं भारत का अंतिम ब्रिटिश शासक अर्थात वायसराय हूं, मैं भारत का अंतिम वायसराय हूं, ब्रिटिश शासक। कैसे जवाहरलाल नेहरू गांधी के व्यक्तित्व में पैराडॉक्सेज को वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करते हैं, कैसे उसको एग्जेम्पलीफाई करते हैं, इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको पढ़ के सुनाता हूं। उनकी एक पुस्तक है राष्ट्रपिता, बहुत ही रोचक पुस्तक है, पढ़ना चाहिए। उस पुस्तक में अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हुए नेहरू कहते हैं कि गांधी जी में एक जबरदस्त आत्मविरोध है। मैं समझता हूं सभी विख्यात व्यक्ति कुछ सीमा तक ऐसे ही होते हैं। मतलब यदि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है और कोई विख्यात व्यक्ति है, कोई महापुरुष है, तो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि उसके व्यक्तित्व में इस प्रकार के आत्मविरोध होते हैं। और मैं समझता हूं
अर्थात जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस प्रकार का आत्मविरोध संभवतः हर एक विख्यात व्यक्तियों में होता ही। नेहरू कहते हैं कि वर्षों तक मैं इस समस्या से उलझा रहा हूं कि क्या कारण है कि पद दलितों के लिए इतना प्रेम और सहानुभूति रखते हुए भी गांधी जी एक ऐसी प्रणाली का समर्थन करते हैं जो उसे जन्म देती है, ऐसी प्रणाली जो उन्हें पैरों तले कुचलती है। क्या कारण है कि अहिंसा के लिए इतना तीव्र लगन होने के बावजूद भी वह एक ऐसे राजनीतिक और सामाजिक ढांचे का समर्थन करते हैं जो पूरी तरह से हिंसा और जोर जबरदस्ती पर अवलंबित है। और यह कहते कहते अपने वक्तव्य का समापन पंडित जवाहरलाल नेहरू यह कहते हुए करते हैं कि गांधी एक दार्शनिक अराजकतावादी है, दार्शनिक अराजकतावादी, फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट। आप समझ सकते हैं कि नेहरू जी गांधी जी के कितने अंतरंग रहे। कहा जाता है कि गांधी जी ने उन्हें एक तरह से अपना उत्तराधिकारी ही बनाया था और समझते थे। और गांधी जी के उत्तराधिकारी का वक्तव्य स्वयं गांधी के विषय में इस तरह का है। इधर हाल के वर्षों में गांधी पर एक भारतीय विद्वान ने बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था गांधी एक असंभव संभावना। सुधीर चंद्र जी की पुस्तक है। गांधी अध्ययन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। ये राजकमल से प्रकाशित पुस्तक है, गांधी एक असंभव संभावना। इस पुस्तक में उन्होंने क्या प्रतिपादित किया है यह तो बाद की बात है, पढ़ने से पता आपको चलेगा। लेकिन शीर्षक से तो आपको इतना पता चल रहा है ना कि मानो नो प्लेस के अर्थ में गांधी यूटोपियन है, गुड प्लेस के अर्थ में गांधी यूटोपियन नहीं। यूटोपियन शब्द दो तरह से लिखा जाता है, एक यू से और दूसरा ई से। यू से लिखा जाने वाला यूटोपियन जो होता है उसका अर्थ होता है नो प्लेस, मतलब दुनिया में वैसे विचारों के लिए कोई जगह नहीं। और यूटोपियन, ई से जो यूटोपियन लिखा जाता है उसको गुड प्लेस के अर्थ में कहा जाता है। तो जब हम गांधी को एक असंभव संभावना कहते हैं तो हम उनको यूटोपियन नहीं रहने देते बल्कि उटोपियन बना देते हैं, नो प्लेस। और इतना ही नहीं मित्रों, आज तो गांधी को कुत्सित लांछित करने वाली अनेक पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं और धड़ल्ले से बिक रही है। अंग्रेजों ने तो एक समय गांधी के हिंद स्वराज पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन आजादी के बाद किसी भी सरकार ने अपने राष्ट्रपिता को लांछित करने वाले साहित्यों पर प्रतिबंध लगाने का साहस नहीं दिखा पाई है। यह भी कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ हम उन्हें राष्ट्रपिता की पदवी देते हैं और अपने राष्ट्रपिता को कुत्सित लांछित करने वाले साहित्य धड़ल्ले से बाजारों में बिकते हैं। तो मित्रों, यहां मैंने आपको यह बताने का, संकेत करने का प्रयास किया और कि गांधी के विषय में कितने बड़े बड़े लोगों ने इस तरीके का परस्पर विरोधी वक्तव्य दिया है। मैं इन विरोधी वक्तव्यों को आपके समक्ष रखकर मैं गांधी के विषय में हमारी और आपकी जो प्रचलित समझ है हम उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हम आपके अंदर एक
आश्चर्य पैदा करना चाह रहे हैं, ताकि हम लोगों के अंदर जो गांधी की जो एक समझ है, हम पहले उस समझ को तोड़ सकें। इसीलिए मैं गांधी के विषय में बहुत बड़े बड़े लोगों के कुछ ऐसे वक्तव्यों को आमने सामने रखकर आपको दिखाया कि गांधी के विषय में कितने परस्पर विरोधी वक्तव्य उन कितने बड़े बड़े लोगों ने दिया है। अब मैं आपके सामने गांधी के जीवन के कुछ निर्णयों को रखता हूं और उन निर्णयों के संदर्भ में भी आपको मैं चौंकाने का प्रयास करूंगा कि हमारी जो प्रचलित समझ है गांधी के विषय में, वह गांधी के इन निर्णयों को कितना परस्पर विरोधी ढंग से देखने और समझने का प्रयास करती है। गांधी अपने विचारों, निर्णयों और कर्मों से भी हमें चौंकाते हैं। मित्रों, हम अपने जीवन में किसी चीज को समझने के प्रयास में जहां चौंकते हैं, जहां हम हतप्रभ हो जाते हैं, जहां हमारी सामान्य बुद्धि सहम जाती है, वहां हमें बहुत ठहर के विचार करना चाहिए। हमारी बुद्धि जब चौंकती है, जिसका मतलब है कि बुद्धि के नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस में समा पाने वाली कोई परिस्थिति या कोई चीज मेरे सामने नहीं है, तो हमें उस पर कुछ विशेष रूप से विचार करना चाहिए। उनके दक्षिण अफ्रीका के जीवन में और फिर भारत में आने के बाद आश्रम के जीवन में और उनके द्वारा लिए गए राजनीतिक निर्णयों में हमें अनेकों ऐसे प्रसंग और उदाहरण मिलते हैं जो हमारी साधारण और मानवोचित समझ हतप्रभ होकर रह जाती है। मैं कितने उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं कि दक्षिण अफ्रीका के जीवन में वो कैसे कैसे काम करते थे, कैसे कैसे रिस्क उठाते थे, कैसे कैसे वो खतरे मोल लेते थे, और आश्रम के जीवन में भी वो किस प्रकार के निर्णय लेते थे। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको आपका जो साधारण जो समझ का हमारा जो ढांचा है, वो हमको हतप्रभ कर देता है। महात्मा गांधी को उनकी निजता में समझने के लिए उनके जीवन के ऐसे प्रसंगों को ठीक से समझना चाहिए, गहरे में जाकर समझने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अपने हत्यारे को भी क्षमा कर देना। हम और आप ऐसा कर सकते हैं क्या? आपको मालूम होगा कि हत्या के प्रयास में छुरा सहित जब गोडसे को पकड़ लिया गया था भीड़ के द्वारा, तब गांधी जी दौड़े दौड़े आए और उन्होंने गोडसे को छुड़ा दिया, नहीं तो पूरी भीड़ उसे वहां चटनी बना देती। लेकिन दौड़े दौड़े गांधी जी आए और हाथ में छुरा लिए हुए गोडसे से उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ आश्रम में 1 हफ्ते कम से कम रहो, ताकि तुम भी मुझे एकांत में समझ सको और मैं भी तुम्हें एकांत में समझ सकूं कि आखिर तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना द्वेष, इतना बैर, इतना द्रोह क्यों? ये बात क्या हमें चौंकाती नहीं है कि अपने हत्यारे को वह आमंत्रण देते हैं कि आप मेरे आश्रम में मेरे साथ एकांत में कुछ दिन रहो। इसी तरह एक दूसरी घटना मैं आपके समक्ष रखता हूं कि हिंसा हो जाने के बाद चौरी चौरा सत्याग्रह आंदोलन को बंद कर देना, और उस आंदोलन को बंद कर देने से आजादी के आंदोलन को बहुत आघात लगा था। उस समय के सारे राजनीतिक नेता या राजनीतिक व्यक्ति जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, गांधी जी के इस निर्णय से हतप्रभ हो गए थे। और उसी समय रिचर्ड नाम का एक अंग्रेज पत्रकार के पूछे जाने पर
कि यदि मान लीजिए कि इंग्लैंड में इन दिनों सशस्त्र विद्रोह भड़क उठता है और उससे आपके देश के स्वतंत्र हो जाने का रास्ता साफ होता है, तो आप क्या करेंगे? आप तो भारत में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कुछ हिंसाएं हो गई तो आपने आंदोलन बंद कर दिया। अगर इंग्लैंड में ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? गांधी का उत्तर था कि तब मैं पहले इंग्लैंड जाकर उस सशस्त्र विद्रोह को रोकने का प्रयास करूं। मित्रों, यहां यह बात समझी जा सकती है कि गांधी के नजर में, गांधी की दृष्टि में संघर्ष की वैधता इस बात में नहीं कि विरोधी पर कितनी चोट की जाए, संघर्ष की वैधता इस बात में नहीं कि विरोधी पर कितनी चोट की जाए, बल्कि वह इस बात से आती है कि आपका संघर्ष आपके अपने जीवन या कर्म और प्रयास के सत्य को किस हद तक पुष्ट करता है। यह गांधी जी की संघर्ष के विषय में हम हमारे आपके संघर्ष दृष्टिकोण से सर्वथा विलक्षण और सर्वथा भिन्न एक अनोखी दृष्टि थी। ऐसे ही मैं एक तीसरा उदाहरण बताऊं आपको कि गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के उपरांत वह अंग्रेज मजदूरों से मिलने की इच्छा प्रकट की, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि वहां जाने से आपको जान का खतरा है, क्योंकि वो सब मिल मजदूर थे और उनके द्वारा वहां सामान बनाए जाने के कारण भारत में दिक्कत हो रही थी। तो वो गांधी उन मजदूरों से ये कह रहे थे कि आप भी ये सब काम बंद कर दो, और अब अगर वो मजदूर ये सब काम बंद कर देते तो भूखों मरते वो मजदूर। तो गांधी के इस आह्वान से वो बड़े नाराज थे। पूरा मजदूर वर्ग जो इंग्लैंड का था वो बहुत नाराज था। ये तो हमारे समक्ष एक ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं जिससे हम दाने के बिना लाले पड़ जाएंगे मेरे। और उन मजदूरों से मिलने के लिए गांधी ने कहा कि मैं शाम को उनसे मिलने जाऊंगा। ब्रिटिश सरकार उनके क्रोध को देखकर यह कहा कि आप वहां मत जाइए, आपके जान को खतरा है। लेकिन गांधी जी वहां चले गए और रात भर उन मजदूरों के साथ रहा, और गांधी के वहां जाने का इतना प्रभाव मजदूरों पर पड़ा कि वो गांधी के साथ रात भर नाचते गाते रहे और गांधी के समर्थन में खड़े हो गए, जबकि गांधी के समर्थन में खड़े होने से उनकी रोजी रोटी छिन रही थी। आप समझिए कि गांधी आखिर कैसे व्यक्ति थे। ऐसे ही आप देखिए कि उनके एक विरोधाभासी निर्णय को, हम लोगों की नजर में विरोधाभासी निर्णय को, कि जब नाजी जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया तो राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के जो नेता थे उन्हें लगा कि हमें नाजी जर्मनी का साथ देना चाहिए ताकि इंग्लैंड कमजोर पड़ जाए और हमारे देश के आजाद होने का रास्ता साफ हो जाए। गांधी जी ने उसका विरोध किया कि नहीं, नाजी जर्मनी का साथ हमें नहीं देना चाहिए। उस समय लोगों को बहुत यह बात बुरी भी लगी होगी कि अच्छा मौका था और वो मेरे हाथ से निकल रहा है। लेकिन क्या गांधी पागल व्यक्ति थे क्या? आखिर इस प्रकार के निर्णयों के पीछे गांधी की कोई गहरी सूझ होती होगी। और ठीक इसके उलट देखिए कि वहां वह नाजी जर्मनी का साथ देने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, और कश्मीर में जब सेना भेजने की नौबत आई तो उन्होंने तत्काल समर्थन किया और कहा कि कश्मीर में तत्काल सेना भेजी जानी चाहिए।
अब इनके इन दोनों निर्णयों में आप एक जगह हिंसा की अवधारणा को ढाल बना के वो कहना चाहते हैं कि नाजी जर्मनी का साथ देना एक हिंसक शक्ति का साथ देना है, और दूसरी तरफ काश्मीर में जब सेना भेजे जाने की जरूरत हुई तो वहां उन्होंने उसका समर्थन किया। मैं सिर्फ ऐसे गांधी जीवन के कुछ चंद उदाहरणों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि गांधी को समझने के जो प्रचलित नजरिए हैं उनके विषय में हमारे मन में संदेह उठे। हम पहले अपनी साधारण समझ को तोड़ें, उस ढांचे को, उस संरचना को तोड़ें, और गांधी तोड़ते हैं। इन उदाहरणों से हमारे मन में गांधी को नए तरीके से समझने की प्रेरणा आती है कि आखिर मतलब गांधी को कैसे समझा जाए। और तब मित्रों यह प्रश्न उठता है कि आखिर महात्मा गांधी को कैसे समझा परखा जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांधी के विषय में सबके अपने अपने झूठ हैं और गांधी का सच आज भी कहीं छिपा हुआ है। हम अपने व्यक्ति होने की परिसीमा में गांधी को समझते हैं। हम अपने व्यक्ति होने की परिसीमा में गांधी को समझते हैं और इस तरह अपनी ही समझ में उन्हें टांकते हुए झूठ पर झूठ उन पर आरोपित करते चले जाते हैं। हम अपने व्यक्ति होने की परिसीमा में समझते हैं। अपने मन से, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। वास्तव में हम जैसे हैं, हम उसी तरीके से गांधी को भी समझना चाहते हैं। वास्तव में गांधी को मुझे ऐसा लगता है कि गांधी के व्यक्तित्व को उन प्रचलित कोटियों और पदावलियों में समझा ही नहीं जा सकता जिनमें आधुनिक विज्ञान द्वारा मनुष्य को समझने के लिए हमें अभ्यस्त कर दिया गया है। मैंने गांधी के विषय में जिन विरोधाभासी स्थितियों को आपके सामने उदाहरित किया, तो उन्हें देखकर या तो गांधी को आउटराइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए, और यदि हम गांधी को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करते हैं तो हमें यह मानना चाहिए कि वास्तव में आधुनिक मनोविज्ञान की जिन कोटियों और पदावलियों में हम एक व्यक्ति को समझने के लिए अभ्यस्त कर दिए गए हैं, उस फ्रेमवर्क में तब शायद गांधी को समझा ही नहीं जा सकता या समझा ही नहीं जाना चाहिए। आमतौर पर मनुष्य आत्मरक्षा, आत्म प्रेम और आत्म स्वार्थ से संचालित होता है, लेकिन गांधी के जीवन में अनेकों प्रसंग और उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आत्म प्रेम, आत्मरक्षा और आत्म स्वार्थ की कोटियों को उनके व्यक्तित्व पर लागू ही नहीं किया जा सकता। और आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में यदि कहा जाए या आधुनिक मनोविज्ञान से कहा जाए कि फिर भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में अनेकों प्रसंग ऐसे मिलते हैं जिसमें आत्मरक्षा, आत्म प्रेम, आत्म स्वार्थ नहीं दिखाई पड़ता है, तो आधुनिक विज्ञान से पूछा जाए कि तब उसको क्या कहा जाए, तो कार्ल पॉपर ने इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया है, सुपर एरोगेंट ड्यूटी। सुपर एरोगेंट ड्यूटी मतलब आधुनिक मनोविज्ञान भी इन परिस्थितियों को व्याख्यायित नहीं कर पाता है और इसीलिए कहता है कि इस प्रकार के जो कार्य हैं किसी मनुष्य के, उसे आधुनिक मनोविज्ञान
अपने सांचे में सुपर एरोगेंट ड्यूटी ही कह सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी घर में आग लगी हो, कुछ लोग उस आग में झुलस रहे हो और बाहर खड़ा एक व्यक्ति जो उस घर के लोगों से संबंधित नहीं है, फिर भी वह जलती हुई आग में दौड़ जाता है और कुछ लोगों को बचाने का प्रयास करता है और बचा भी लेता है, लेकिन स्वयं झुलस जाता है। इस प्रकार के जो मनुष्य के एक्ट्स होते हैं उसे आत्म प्रेम, आत्मरक्षा और आत्म स्वार्थ से संचालित होने वाले कोटियों में नहीं रखा जा सकता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान ऐसे ही मनुष्य के कर्मों को सुपर एरोगेंट ड्यूटी कहता है। तो गांधी के जीवन में तो हजारों ऐसे प्रसंग आपको मिल जाएंगे जिनको आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से सुपर एरोगेंट ड्यूटी कहा जा सकता है। तो मित्रों, कहने का मेरा मतलब ये है कि आधुनिक मनोविज्ञान जिस ज्ञान मीमांसा से किसी व्यक्ति को समझने का प्रयास करता है, उसे व्याख्यायित करता है, जिन कोटियों और जिन पदावलियों में उसे समझने का प्रयास करता है, मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक मनोविज्ञान की उन प्रचलित कोटियों को गांधी के व्यक्तित्व को समझने के लिए उनका उपयोग ही नहीं किया जा सकता। मैं एक बहुत ही रोचक उदाहरण आपके सामने रखता हूं, तब यह बात और अच्छे से हम आप तक पहुंचा पाएंगे कि एक समय, यह घटना आजादी के पहले की है। एक समय बापू कस्तूरबा के साथ कटक के गांव में प्रवास पर थे। जब कभी भी वह गांव में प्रवास पर होते थे तो रात्रि विश्राम के लिए किसी न किसी एक गांव में उनका आश्रम हुआ करता था। दिन भर जब गांव में प्रवास के उपरांत वह अपने आश्रम लौट आते थे। एक दिन जब वह संध्या को आश्रम से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि किनारे पर स्थित एक घर में बाहर से दरवाजे में कुंडे बंद किए हुए हैं। बाहर से दरवाजा लगाया हुआ, लेकिन अंदर से उस घर में कुछ लोगों के होने का संकेत उनकी आपसी बातचीत से मिल रहा है। घर के बाहरी दरवाजे में बाहर से कुंडा लगाया हुआ है, लेकिन घर के अंदर कुछ लोग हैं। इसका संकेत उनकी बातचीत से मिल रहा है। गांधी जी को बड़ा यह बात अजीब बात लगी कि माजरा क्या है कि बाहर से दरवाजे को बंद किया गया है और अंदर के कुछ लोगों की होने की आहट आ रही है। उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि कस्तूरबा, देखो क्या माजरा है। कस्तूरबा जाकर दरवाजा खटखटाई तो खिड़की से एक महिला ने झांका और दोनों को प्रणाम किया। कस्तूरबा ने उस महिला से पूछा कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे गांव में बापू आए हुए? सब लोग उनसे मिलने जाते हैं, पर क्या तुम्हें उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती जो अपने घर में बंद हो? कस्तूरबा की इन बातों को सुनकर उस महिला ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा कि इस गांव और इस गांव के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ बापू आए हैं। हम भी उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, इस घर में हम 3 महिलाएं रहते हैं और तीनों के बीच एक ही साड़ी है। अतः एक समय में कोई एक ही हमसे बाहर जा सकता है। 2 लोगों को मजबूरन नग्न अवस्था में अपने घर के अंदर ही रहना पड़ता है।
यह बात उस महिला ने खिड़की से झांकते हुए अश्रुपूरित नेत्रों से कहा। और इसीलिए बाहर जाने वाली जो महिला होती है वो दरवाजे को बाहर से बंद करके चली जाती है। यह पूरी वार्ता बापू चुपचाप सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। चुपचाप वे कस्तूरबा के साथ आश्रम लौट आए। रात भर आश्रम में मौन और बहुत बेचैन रहे बापू। दूसरे दिन जब सुबह बापू फिर से गांव में जाने के लिए निकले तो मित्रों उसी दिन से उन्होंने आधी धोती पहनने और आधी धोती ओढ़ने वाला लिबास जीवन भर के लिए धारण कर लिया। उसी दिन से आधी धोती पहनने और आधी धोती ओढ़ने वाला लिबास उन्होंने जीवन भर के लिए धारण कर लिया और पूरी दुनिया आज महात्मा गांधी को उसी लिबास में जानती है, पहचानती है। मित्रों, गांधी जी दुनिया भर के नंगे निहंगों को वस्त्र प्रदान नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी पीड़ा से तादात्म्य स्थापित कर स्वयं अतिरिक्त वस्त्र का त्याग और न्यूनतम वस्त्रों से काम चलाने का व्रत तो वो जीवन भर के लिए ले सकते थे। आप इस बात को समझिए कि वो जीवन दुनिया भर के नंगे निहंगों के लिए वो कपड़ा नहीं प्रदान कर सकते थे, लेकिन अनावश्यक वस्त्रों का त्याग और न्यूनतम वस्त्रों को धारण करते हुए अपने जीवन को न्यूनतम वस्त्रों के साथ काम चलाने का व्रत तो आजीवन के लिए वो ले सकते थे और उन्होंने लिया। जब वो एक बार संभवतः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही जब पहली बार उनको इजाजत मिला कि वो ब्रिटेन के संसद में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो उसी वस्त्र में जा सकते हैं, पहली बार उनको आदेश नहीं दिया गया था। तो जब दूसरी बार वो उसमें सम्मिलित होने के लिए गए तो वहाँ के वायसराय मत कहिए, वहाँ के सम्राट या साम्राज्ञी के द्वारा यह कहा गया था कि गांधी जब प्रवेश करेंगे तो कोई अपने स्थान से उठ खड़ा नहीं होगा। और गांधी जी जब वही आधी धोती पहने और आधी धोती लिए वो जब ब्रिटिश संसद में घुसे तो कोई अपने स्थान पर बैठा नहीं रह पाया, सब लोग खड़े हो गए। और जब साम्राज्ञी ने उनसे पूछा कि आप इस तरीके से नंग धड़ंग क्यों रहते, आप ठीक से वस्त्र क्यों नहीं पहनते, मजाक में पूछा, तो गांधी जी का उत्तर था कि आप लोगों ने तो अपने शरीर पर इतना वस्त्र ओढ़ रखा है कि हम लोगों के लिए वस्त्र बचा ही कहां। तो मित्रों, मैं ये जो उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, उसे गांधी के व्यक्तित्व पर जो प्रकाश पड़ता है उसे समझा जा सकता है कि आधुनिक मनोविज्ञान से परिभाषित होने वाले व्यक्ति की तरह गांधी को नहीं समझा जा सकता है। इस प्रकार की घटना की प्रतिक्रिया एक साधारण व्यक्ति में जो होती, हम और आप में जो होती, वो क्या होती कि हम लोग उन पर द्रवित होके कहीं से कुछ कपड़े इकट्ठा करके उनको प्रदान करते कि वो लोग सबको साड़ी मिल जाए। अगर मेरे पास भी पैसा ना होता फिर भी हम बहुत द्रवित होते तो कुछ चंदा इकट्ठा करते समाज से कि उनको वस्त्र प्रदान किया जाए। लेकिन यह समस्या का एक तात्कालिक समाधान है, यह समस्या का निदान नहीं है। लेकिन गांधी जी के
चेतना में कैसी प्रतिक्रिया घटित हुई? वह उनको साड़ी मुहैया नहीं करवाए, या साड़ी मुहैया कराने के लिए वो चंदा इकट्ठा नहीं किए। वो अपने जीवन में अतिरिक्त वस्त्रों का ही त्याग कर दिए और न्यूनतम वस्त्रों से वो धारण करने का अपने जीवन में संकल्प ले ली। कैसी मौलिक प्रतिक्रिया उनकी चेतना में घटी? क्या इस प्रकार की मौलिक प्रतिक्रिया हमारे और आपके जीवन में उस घटना से घटती क्या? आज भी घटेगी क्या? तो इससे ऐसा लगता है कि हम साधारण लोग चेतना की जिस भूमि पर खड़े होकर अपने जीवन को जीते हैं, गांधी चेतना की किसी उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। और मित्रों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चेतना के दो भिन्न धरातल पर स्थित दो व्यक्ति ऐसा कुछ करें जो बाहर से देखने में एक ही प्रकार का कर्म दिखाई पड़े, तब भी दोनों के कर्म की कर्मवत्ता और उसका औचित्य और उसके औचित्य का मूल्यांकन एक ही तरह का नहीं हो सकता। आप इस बात को थोड़ा समझिए कि चेतना के दो धरातल पर यदि दो व्यक्ति खड़े हैं और दोनों कुछ ऐसा करते हैं जो बाहर से देखने में एक ही जैसा लगे, फिर भी दोनों के कर्मों का मूल्यांकन एक ही तरीके से नहीं किया जा सकता। और हम लोग अक्सर व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म को बाहरी तौर से उसका मूल्यांकन करते हैं, और कर्मों का मूल्यांकन करते हुए चेतना की किस भूमि पर खड़ा होके उस कर्म को किया गया है, इस आंतरिक पहलू को हम लोग छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बड़ा रोचक उदाहरण देता हूं आपको। आप लोगों ने पॉल गागिन का नाम सुना होगा, वो बहुत बड़ा चित्रकार है दुनिया में। और आपने सिद्धार्थ गौतम का भी नाम सुना होगा। सिद्धार्थ गौतम भी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को रात में सोए हुए घर में छोड़ के वो महाअभिनिष्क्रमण ले लिए। और पॉल गागिन भी अपने पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ के यायावरी करने के लिए घर छोड़ दिया। दोनों के द्वारा जो कर्म किया गया वो उसका फॉर्मेट जो है, उसका एक्सटर्नल फॉर्म जो है वो एक ही जैसा है, लेकिन ये दोनों कर्म चेतना की दो भिन्न भूमियों पर किए गए थे। और इसीलिए बुद्ध का, सिद्धार्थ गौतम का मूल्यांकन दुनिया बुद्ध के रूप में करती है, तथागत के रूप में करती है, और पॉल गागिन का मूल्यांकन दुनिया एक यायावर के रूप में करती है। जबकि बाहर से दिखाई पड़ने वाले दोनों के द्वारा जो कर्म किए गए वह एक ही तरह के, लेकिन मूल्यांकन दोनों का दुनिया अलग अलग करती है। वास्तव में मित्रों, गांधी एक विचार पुरुष थे, एक प्रज्ञा पुरुष थे, और ऐसे प्रज्ञा पुरुष जिसमें भारत का सनातन सत्य अपनी 16 कलाओं के साथ न केवल अवतरित हुआ था, बल्कि युगानुरूप वह नवीकृत भी हुआ था। निश्चय ही हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि उनसे पहले और उनके समकालीन अनेक महापुरुष इस देश में हुए, और उन सब में भारत का वही सनातन सत्य कम या अधिक रूप में अभिव्यक्ति पाता था, परंतु गांधी में वह सत्य अपनी संपूर्णता में भास्वरित हुआ था। और इसीलिए मुझे यह कहने की इच्छा होती है कि किसी व्यक्ति को किसी समृद्ध परंपरा के धारक अथवा वाहक के रूप में समझना अलग बात है, लेकिन गांधी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें देख समझकर भारत को, सनातन भारत को समझा जा सकता है। मतलब गांधी की महिमा यह है
कि हम लोग किसी महापुरुष को इसलिए महापुरुष कहते हैं कि वह किसी सांस्कृतिक साभ्यतिक परंपरा के मूल्यों को, आदर्शों को वह बहुत जीता है, उसका अपने जीवन में अनुपालन करता है और इसीलिए वह आदर्श पुरुष बन जाता है, उसे हम महापुरुष कहते हैं। क्योंकि वह किसी एक सभ्यता संस्कृति के आदर्श को अपने जीवन में उदाहरित किया है। अर्थात हम उस व्यक्ति का मूल्यांकन किसी सांस्कृतिक साभ्यतिक परंपरा के संदर्भ में करते हैं। हम अपनी सांस्कृतिक साभ्यतिक परंपरा का 100% पालन अपने जीवन में नहीं करते हैं उनके आदर्शों का, लेकिन यदि कोई हम में से ऐसा व्यक्ति होता है जो उन आदर्शों का 100% पालन करता है तो महापुरुष हो जाता है, मेरे लिए वो प्रेरणा पुरुष हो जाता है, अनुकरणीय हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो किसी महान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। लेकिन गांधी मित्रों एक ऐसे व्यक्ति हैं कि भारत की महान सांस्कृतिक साभ्यतिक परंपरा के संदर्भ में गांधी का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यदि आप गांधी को समझ लें तो गांधी को समझकर आप सनातन भारत को समझ सकते हैं। गांधी की ये महिमा है। सनातन भारत के संदर्भ से गांधी को समझना छोटी बात है। गांधी इतने महिमा मंडित हैं, इतने असाधारण व्यक्ति हैं कि गांधी को समझ के सनातन भारत को समझा जा सकता है। मित्रों, वह आत्मा की आवाज की तरह सनातन सत्य थे और आत्मा की वह आवाज जिसे हम अक्सर सुन नहीं पाते, आत्मा की आवाज जिसे अक्सर हम सुन नहीं पाते, लेकिन जो हमारे भीतर सदैव समान रूप से बोलती है। हम सब की आत्मा की आवाज होती है और आत्मा की आवाज की विशिष्टता यह होती है कि प्रतिभा पांडे का, अरुण जी का, अंबा दास का, भरत जी का, एडी शर्मा का, आरएम कदम का, ये सब की आत्मा की आवाज अलग अलग नहीं होती है, सबके मन की आवाज अलग अलग होती है, लेकिन सबके आत्मा की आवाज मित्रों एक ही होती है। तो गांधी जी आत्मा की आवाज की तरह सनातन सत्य थे और आत्मा की वह आवाज जिसे हम अक्सर सुनते नहीं हैं, लेकिन हम सब के भीतर वह सदैव और समान रूप से बोलती है। और इसके लिए न तो धरती और न ही हाड़ मांस के देह की जरूरत होती है। बस मित्रों, आश्चर्य यही है कि वह आवाज गांधी के देह को माध्यम बनाकर भारत की वसुंधरा पर प्रकट हुई थी। और इसे भारत भूमि का मित्रों आप पुण्य संभार ही कहिए कि समय समय पर यहाँ ऐसे महापुरुष पैदा होते रहते हैं। संभवामि युगे युगे। तो ये मित्रों गांधी की महानता थी। अब इस गांधी, ऐसे महान गांधी को कैसे उनके जीवन के कुछ पहलुओं से समझा जाए। और गांधी के विषय में जो हमारी एक प्रचलित समझ है, हम अपने व्यक्ति होने की सीमा में जो गांधी को समझते हैं, आखिर उस समझ को कैसे तोड़ा जाए। आप सब जानते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन के वे जननायक थे और संभवतः एकमात्र जननायक थे। उनकी प्रभावमत्ता और जन स्वीकृति इतनी अधिक थी कि वह इस आंदोलन को किसी भी दिशा में मोड़ सकते थे। परंतु ऐसे राजनीतिक आंदोलन के प्रति भी उनकी संघर्ष दृष्टि सर्वथा विलक्षण थी और वह अहिंसक सत्याधारित दृष्टि थी। दुनिया भर के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास को, आप लोग सब इतिहास के सुबुद्ध शिक्षक हैं, दुनिया भर के स्वतंत्रता संघर्ष के
इतिहास को संदर्भ बना के यह बात कही जा सकती है कि ऐसे संघर्षों में स्वतंत्रता अपने आप में स्वतः प्रामाण्य और साध्यभूत होती है। दुनिया भर में जितने भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष देशों ने किया, विभिन्न जातियों ने किया, उस संघर्ष का साध्य क्या था? स्वतंत्रता को प्राप्त करना। और यह बात इतना सेल्फ एविडेंट था, इतना स्वतः प्रमाणित माना गया कि उसे प्राप्त करने के साधनों के विषय में भी प्रश्न उठाना दुनिया में प्रासंगिक कभी नहीं समझा गया। परंतु गांधी जी ने जब यह प्रश्न उठाया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत विलक्षण बात गांधी के विषय में, कि जब गांधी जी ने यह प्रश्न उठाया कि स्वतंत्रता यद्यपि साध्यभूत है, फिर भी उसे प्राप्त करने के साधनों के औचित्य पर भी विचार करना उतना ही आवश्यक है जितना कि स्वतंत्रता वांछनीय है। और इस बात को लेकर स्वतंत्रता आंदोलन को गति दे रहे अन्य नेताओं से उनके गहरे मतभेद उभर कर सामने आए थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को भारत की अपने स्व में प्रतिष्ठा के रूप में देखा था, जिसमें राजनीतिक पराधीनता अनेकों पराधीनताओं में एक विशेष प्रकार की पराधीनता थी। और स्वतंत्रता के इस सत्य की अनदेखी कर यदि भारत को स्वतंत्रता मिल भी जाती है तो गांधी के नजरिए से वह एक दूसरे प्रकार की परतंत्रता होती। गांधी जी की यह दृष्टि की विलक्षणता देखिए कि वह कह रहे हैं कि माना कि स्वतंत्रता साध्यभूत है, हमारा लक्ष्य है, लेकिन उस साध्य को प्राप्त करने के लिए हमें साधनों के औचित्य अनौचित्य पर भी विचार करना चाहिए। और यदि हम गलत साधनों के द्वारा हम उस साध्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब होगा कि हम एक प्रकार की परतंत्रता का अनावरण करके हम दूसरे प्रकार की परतंत्रता को अपने ऊपर ओढ़ ले रहे हैं। कितनी विलक्षण दृष्टि थी यह। मित्रों, उनके इस अभिप्राय को इस पत्र के माध्यम से समझा जा सकता है जो उन्होंने 1945 में नेहरू को लिखा था। उस पत्र में गांधी जी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि यदि भारत को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसके माध्यम से संसार को भी स्वातंत्र लाभ प्राप्त होगा। संसार को भी स्वतंत्र लाभ प्राप्त होगा। मतलब भारत की स्वतंत्रता का गांधीयन परिप्रेक्ष्य जो है वह केवल भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें मानव मात्र की स्वतंत्रता के पहलू भी सम्मिलित हैं। और इस बात का संकेत मित्रों तब मिलता है कि जब वो भारत की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने से पूर्व वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का घोषणा पत्र इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज में हिंद स्वराज के रूप में लिखा। पहले उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र लिखा और तब वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भारत आए। और हिंद स्वराज यदि भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है तो हिंद स्वराज केवल भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता का घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि वह मानव मुक्ति का घोषणा पत्र भी है। और इस बात को, इस दृष्टि को आत्मसात किए हुए गांधी का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में, इस दृष्टि के साथ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में गांधी केवल अपने समय में अकेले व्यक्ति नहीं थे या भारत में ही अकेले व्यक्ति नहीं थे। मुझे तो लगता है कि वह दुनिया में अकेले व्यक्ति थे इस बात को लेकर।
दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं मिलता है जो आज़ादी के आंदोलन या आज़ादी के संघर्ष के उद्देश्य के संदर्भ में इस प्रकार का विचार रखता हो। और इस बात को लेकर बाल गंगाधर तिलक से भी उनके गहरे मतभेद थे। लाला लाजपत राय, तिलक, चित्तरंजन दास, ये सभी लोग बहुत ही महान व्यक्ति थे और स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व करने वालों में गांधी से सीनियर लोग थे। और इन सब लोगों का गांधी से इस बात पर मतभेद था कि गांधी के अतिरिक्त ये सभी लोग स्वतंत्रता को एकमात्र साध्य मानते थे, अर्थात वो सत्य के ऊपर भी स्वतंत्रता को रखते थे। लेकिन उनमें गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता से ऊपर सत्य को रखते थे। और इस बात को लेकर तो लाला लाजपत राय उन दिनों जेल से छूटकर आए तो उन्होंने गांधी से कहा कि यदि वो गांधी अपने इस दृष्टि को का त्याग नहीं करेंगे तो उन्हें लाला लाजपत राय से ही अलग होना पड़ेगा। लेकिन गांधी की दृष्टि मित्रों ऐसी थी कि वो स्वतंत्रता से ऊपर सत्य को रखते थे। और जब स्वतंत्रता से ऊपर वह सत्य को रखते थे तो स्वतंत्रता और उचित साधनों से प्राप्त की गई स्वतंत्रता दोनों सत्य को प्राप्त करने के, सत्य को प्रतिष्ठित करने के साधन बन जाते हैं। सत्य को प्रतिष्ठित करने के साधन बन जाते हैं। अतः मित्रों, निष्कर्ष रूप में हम यहाँ यह कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता के पीछे सत्य को स्वतंत्रता से ऊपर रखने की और उस साध्यभूत सत्य की प्रतिष्ठा के लिए अहिंसक साधनों से स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो गांधी की एकदम निर्भ्रांत मूल्य दृष्टि थी, वह उन्हें दुनिया भर में अकेले व्यक्ति के रूप में खड़ा कर देती है। और यहाँ स्वतंत्रता के सत्य का मतलब व्यक्ति और राष्ट्र का अपने स्व में प्रतिष्ठित होना है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। और महज राजनीतिक स्वतंत्रता उसी सीमा तक मित्रों सार्थक होती है जब वह सच्ची स्वतंत्रता का सोपान बन सके। और मित्रों, आजादी के आंदोलन के प्रति गांधी की जो ऐसी विलक्षण दृष्टि थी, इससे आप समझ सकते हैं कि मैं धीरे 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 आपके मन में गांधी के प्रति जो एक साधारण समझ हम लोगों के मन में एक गांठ की तरह बंधी हुई है, हम इन प्रसंगों के माध्यम से, इन संदर्भों के माध्यम से धीरे धीरे हम आपके मन की उस गांठ को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं अपने व्याख्यान के अंत तक इसे तोड़ने का प्रयास करूंगा और आपको एक, हम सब मिलकर गांधी को समझने की एक नई दृष्टि को विकसित करने का प्रयास करेंगे कि गांधी को उसकी निजता में कैसे समझी जाए। मैं समझता हूं कि 11:30 बजने वाला है। शायद आप लोगों के कार्यक्रम की जो में इधर 10-15 मिनट का कुछ ब्रेक होता है क्या? आप लोग बताएं मुझे। हाँ सर, ब्रेक होता है सर, 15 मिनट ब्रेक रहता है सर। तो हम लोग फिर क्या 11:40 पर मिले? हाँ अच्छा, चलेगा सर, चलते सर। 11:40 पर हम लोग मिलते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। थोड़ा आप लोग भी कुछ चाय वाय पी लीजिए। यस सर, यस सर, यस। ओके सर। मैं भी अपने विचारों को थोड़ा बटोरता हूँ, सही। यस सर, यस सर, यस सर, आपसे बात कर सकूं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। ओके सर, ठीक है।